पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, आंसर करते जाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये दंगे कब हुए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कमेंट में फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए आप लोग। कहा जा रहा है कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद में, गया में, पटना में, इन जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये किस तिथि को हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। हाँ, आज ईवीएस का क्लास नहीं हुआ था, सुबह 9:30 बजे ईवीएस का क्लास आप लोगों का होता है। देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वह होगा 1917 ईस्वी। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, 1917 कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अब यह बताइए कि बिहार में 1917 में एक ऐतिहासिक और भी कार्य हुआ था, वह कौन सा काम था जो 1917 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इसी वर्ष सोच लीजिए कि पटना, शाहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में गौरक्षा को लेकर के और बहुत भयानक दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था बाबू? गांधी जी के द्वारा किया गया था, है ना, गांधी जी। अच्छा, गांधी जी किसके बुलावे पर बिहार में आते हैं या चंपारण में आते हैं? तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ये आते हैं। अब बात चूंकि चंपारण सत्याग्रह की आई है तो थोड़ा और हम इसमें बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जैसा कि आपको पता है कि 1916 ईस्वी में एक लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन, कमेंट में आप लोगों को बताना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यह आप लोगों को कमेंट में बताना है। यह लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें बहुत से कार्य किए गए थे। पहला काम यह हुआ था कि इसमें कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था या दोनों के बीच में समझौता हुआ था। साथ ही आपको बता दूं कि जो कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल, इसका पुनर्मिलन हुआ था, ठीक है, गरम दल और नरम दल, ठीक है, नरम दल, इसको मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो इसको मिलाने का काम तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, तिलक वैसे गरम दल के ही नेता थे, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। इसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल शामिल होते हैं और राजकुमार शुक्ल गांधी जी से और कांग्रेस के नेताओं से आह्वान करते हैं कि हमारे चंपारण में 3 कठिया प्रणाली व्याप्त है, ठीक है, 3 कठिया प्रणाली चल रही है। 3 कठिया प्रणाली क्या था? नील की खेती करना आवश्यक कर दिया था कि 3 कट्ठे में, ठीक है, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना है, ये ब्रिटिश ने कर दिया था। और जिस जमीन पर एक बार खेती हो जाती थी वो जमीन बंजर हो जाया करती थी और किसानों के यहाँ काफी नुकसान हो रहा था। इसी को कहा जाता है 3 कठिया प्रणाली। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो ये चीज याद रखना है। और इसी वर्ष यहां पर क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। यस, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सेशन को शेयर करते जाएंगे आप लोग, ठीक है, सेशन को शेयर करते जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों से कमेंट में कुछ पूछ रहा हूं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। अब बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? कमेंट में बताइए आप लोग, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? यह बताइए आप लोग, कमेंट में बताना है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं टीचर के एग्जाम में। कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। हाँ, मैक्सिमम लोगों का बी आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए, इसका जो भी बी कर रहे हैं निरंजना नदी, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। निरंजना वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं
फल्गु, ठीक है, फल्गु। अब थोड़ा सा गौतम बुद्ध की बात आई है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म हुआ था वर्तमान के नेपाल के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये किस वंश से संबंधित थे। इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, लेकिन ये शाक्य वंश से संबंधित थे। वंश का नाम क्या था? वंश का नाम शाक्य, ठीक है। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इन्होंने, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने कितने आयु में या कितने एज में इन्होंने गृह त्याग किया था? फटाफट आप लोग बताइए। 29 वर्ष की अवस्था में, है ना, 29 वर्ष की अवस्था में इनका एक पुत्र भी था और इस समय इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। यह बताइए आप लोग कि जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? जल्दी से बताइए। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, यह आप लोगों को बताना है। इसके बाद ये भटकते भटकते कहां पहुंचते हैं? बोध गया, ठीक है। ये पहुंचते हैं बोध गया, जहां पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा कि बोध गया का उस समय नाम था उरुबेला, ठीक है, उरुबेला। तो अगर उरुबेला दे दे तो घबराना नहीं है, उरुबेला या बोध गया दोनों एक ही है। तो यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण इसको कहा जाता है, इनके गृह त्याग को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, उरुबेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब ये बताइए कि वर्तमान में जो पीपल का वृक्ष है ये किस पीढ़ी का है? क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में, और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अलग अलग बुक में आप देखेंगे तो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ज्यादा मत है कि ये 5th जनरेशन का है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी का है वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है, जिसको हम पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बताना है कि इनका जो प्रथम उपदेश था, ठीक है, इनका जो प्रथम उपदेश था वो कहां था? इनका प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है। कहां दिया था बाबू? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा, पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके पहले उपदेश को 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब होता है कि कानून के चक्र में जो फंसे हुए हैं उसको मोड़ना, ठीक है, उसको मोड़ना। अब ये बताइए कि इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और कहां पर इनकी मृत्यु हुई? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में एक चुंद नामक व्यक्ति था और उसी ने भोजन पर इनवाइट किया था। वहां पर जाते हैं और सुअर का मांस खिला देता है और इसके बाद इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। यह चीज याद रखना है, ठीक है। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं ये कमेंट में बताइए। कल हम लोगों ने किया था, कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। बहुत बढ़िया, ऐसा ही आंसर करते जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था जलाल खां नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी, दौलत खां लोधी या दरिया खां नुहानी। आंसर करना शुरू कर दीजिए, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। कहा जा रहा है कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक
कौन था? देखिए इसका सही जो आंसर होगा वह होगा मोहम्मद शाह नुहानी। अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, मोहम्मद शाह नुहानी। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी बिहार में ध्यान दीजिएगा कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक यही था, मोहम्मद शाह नुहानी था। ठीक है, मोहम्मद नुहानी ने कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। ठीक है, कनकपुरा युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा कि कनकपुरा युद्ध पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी की सेना और मोहम्मद शाह नुहानी के बीच में हुआ था, जिसमें कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को इसने हरा दिया था, पराजित किया था। ठीक है, तो आगे चलते। अच्छा, कभी कभी जो है वो दरिया खां नुहानी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी दरिया खां नुहानी से भी प्रश्न पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा कि नुहानी वर्ष 1495 से 1530 तक रहा था। ठीक है, नुहानी वर्ष जो है ये 1495 से 1530 तक। ठीक है, 1530 ईस्वी तक नुहानी वंश रहा था, जिसमें आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी नामक एक शासक था। ठीक है, सिकंदर लोदी नामक एक शासक था और इसी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। कहा जा रहा है बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। बताइए, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया? 1770 में, 1801 में, 1765 में या 1719 ईस्वी में? आंसर करना शुरू कर दीजिए। आंसर करना शुरू कर दीजिए आप लोग। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ, कब किया गया था? देखिए इसका सही आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन ए कर रहे हैं 1770 ईस्वी में, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, 1770 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता राजस्व परिषद की भी स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता लगान परिषद या राजस्व परिषद। ठीक है, कलकत्ता राजस्व परिषद की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी 1770 ईस्वी में, और पटना रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना भी 1770 में इसी के द्वारा किया गया था। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की बात आई है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? कमेंट में फटाफट बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यही था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और जैसा कि आपको पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में इसकी नियुक्ति 1750 ईस्वी में हुई थी, और इसके बाद इसने गवर्नर जनरल पद जो है वो ग्रहण किया था। ठीक है, इसी के द्वारा राजस्व बोर्ड की स्थापना 1772 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, राजस्व बोर्ड की स्थापना 1772 ईस्वी में इसी के द्वारा की गई थी, और शासन की दोहरी प्रणाली को इसी ने समाप्त किया था। शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, शासन की दोहरी प्रणाली को इसी के द्वारा समाप्त किया गया था। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना
इसी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1784 ईस्वी में। कब किया गया था? 1784 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अच्छा, इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एक और व्यक्ति कौन था? उसका नाम था विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलकर के 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि सिविल सेवा की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज की नींव इसी के द्वारा रखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। कहा जा रहा है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे अमर सिंह, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, नाना साहेब। थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं कीजिएगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। बिल्कुल बीपीएससी में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बताइए, देखिए बाबू, इसका सही जो आंसर होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लग गया है। अगर यह सर्वाधिक नहीं होता तो सिर्फ नेता होता कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे, तब आप जो है वो अमर सिंह और कुंवर सिंह कर सकते थे। लेकिन यहां पर सही जो आंसर होगा वह होगा कुंवर सिंह। ठीक है, वैसे अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे ये। ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार से जो नेतृत्व किया था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे कि 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, गलत भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम विद्रोह में जो हिस्सा लिया था वो पीर अली ने। कहां से नेतृत्व किया था? पटना से। ठीक है, पटना से किसने नेतृत्व किया था? पीर अली ने। ध्यान दीजिएगा, और पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, है ना, पुस्तक विक्रेता थे, किताब बेचते थे, और क्रांति की ज्वाला जलाई, पकड़ करके इनको फांसी पर लटका दिया। कुंवर सिंह की जहां तक बात है तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया, भोजपुर से नेतृत्व किसने किया, ठीक है, आरा से नेतृत्व किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या फिर बिहार से किसने किया। अगर ऐसे आए तो आप कुंवर सिंह करेंगे। यह बताइए कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? कमेंट में आप लोगों को बताना है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, फटाफट से कमेंट में बताइए। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह अपना कमान संभालते हैं। अमर सिंह वैसे रोहतास क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, इसके बाद जगदीशपुर पर भी ये अपना कब्जा बरकरार रखते हैं और अंग्रेजों से लोहा लेते हैं अमर सिंह। बताइए कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, फटाफट से बताइए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करके और गलत भी करते हैं। नेहा कह रही है 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डेट बताना है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट एकदम बताना है। बहुत कम लोग आंसर बता रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आदित्य कह रहे हैं 23 अप्रैल, नेहा सिंह 23। देखिए, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, अब दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ली ग्रांट की नेतृत्व वाली जो सेना थी उसको इन्होंने मात दे दिया था और ये वापस आ रहे थे युद्ध करके, वापस आ रहे थे कि तोप के गोले से इनके हाथ पर, बाह पर लगता है, जिससे इनका बाह घायल हो जाता है, जिसको ये काट देते हैं तलवार से, और इसके बाद 2 दिनों के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि किसके तोप से ये घायल हुए थे, तब क्या करेंगे आंसर? किसके तोप से ये घायल हुए थे बताइए? तो डगलस के तोप से। ठीक है, डगलस के तोप से घायल हुए थे। ठीक है, घायल हुए थे। चलिए
आगे के प्रश्न की ओर चला जाए। ठीक है, मंगल पांडे, जैसा कि आपको पता है कि 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। 1857 की एक तरह से कहें तो शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, 1857 में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे थे। अब यह बताना है कि किस सेना से ये संबंधित थे, किस रेजिमेंट से ये संबंधित थे। तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, वही हम बात करें नाना साहब, तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। ठीक है, कानपुर से 1857 का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। अच्छा, थोड़ा रिवीजन नहीं होने के कारण, चलिए कोई बात नहीं, अब रिवीजन होगा लगातार। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ दत्त दास या कालिदास बसु? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, बताइए। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? हो गया। देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा कालिदास बसु। देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन निकला है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन निकला है, ज्यादा टफ नहीं है। खुदीराम बोस, आखिर इनको जेल क्यों हुई थी? याद है? आखिर इनको जेल क्यों हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था? मुजफ्फरपुर बम कांड, है ना, मुजफ्फरपुर बम कांड। आखिर ये मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था? मुजफ्फरपुर का एक जिला जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, है ना, यहां का जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। और किंग्सफोर्ड इतना बदमाश था कि जितने जो क्रांतिकारी नेता थे उनको सीधा फांसी की सजा देता था। ठीक है, तुरंत से सजा दे देता, बहुत कड़ी सजा देता था किंग्सफोर्ड। अब इसी से गुस्सा गए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इन दोनों ने कहा कि इसको अब मार ही देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब इसको उड़ा ही देना है। इन लोगों ने प्लान बनाया और जब इसकी गाड़ी जा रही होती है तो इसके गाड़ी पर इन लोगों ने बम मार दिया। बम तो मारा लेकिन इसकी गाड़ी पर बम नहीं गई। ठीक है, इसकी गाड़ी पर आप लोग थोड़ा डेट बताइएगा कि ये कब की घटना है, डेट बताइएगा कमेंट में, तब तक मैं बता रहा हूं। इसके गाड़ी पर बम नहीं गई और बम चला गया किसी और की गाड़ी पर, और वो वकील का गाड़ी था और वकील का नाम था प्रिंगले कैनेडी। ठीक है, प्रिंगले कैनेडी, प्रिंगले कैनेडी, ये इनकी गाड़ी पर, और इनकी गाड़ी में इनकी पत्नी और इनकी पुत्री बैठी हुई थी। अब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये हुई, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अंग्रेज ही ये थे, ये भी अंग्रेज ही थे, लेकिन दुख की बात थी। दुख की बात इसलिए थी कि प्रिंगले कैनेडी भारतीयों के लिए लड़ते थे। ठीक है, भारतीयों के लिए लड़ते थे, और इनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी इसमें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं आप लोग, डेट बताइए, आप लोग डेट बताइए। ठीक है, 1908 की बात है ये। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था ना, 1908 ईस्वी में हुआ था। उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी ने तो पुलिस के डर से इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ करके और फांसी दे दिया गया था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, इनको फांसी दे दिया गया था, इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, चलिए याद जरूर रखना है ईयर भी। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। कहा जा रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा? आंसर कीजिए फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, नालंदा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नालंदा। ठीक है, तो अब यहां पर बात आई है वेनसांग की। ठीक है, ये वेनसांग क्या था? यात्री था। कहां का था? चीन का था, चीनी यात्री था। ठीक है, अब वेनसांग आता है, भारत में भ्रमण करता है और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। अब हम लोगों को यह पता करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर था कहां पर? राजगीर में। ठीक है, राजगीर में, वर्तमान में भी है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, है ना। इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, गुप्त वंश के शासक थे। दूसरा प्रश्न यह बनता है आपसे कि यह बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह किस शिक्षा का केंद्र था? बताइए कमेंट में, किस शिक्षा का केंद्र था? यस, नहीं, अच्छा, हर्षवर्धन के काल में आया है ना, यह बता रही है सोना कुमारी। चलिए, बहुत बढ़िया। यह बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन करवाया जाता था, यह बताइए। बौद्ध धर्म का अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अध्ययन कराया जाता था? तो महायान शाखा का। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, महायान शाखा, यह चीज भी याद रखना। हो सकता है यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया एक बेवकूफ शासक ने, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसको किसने नष्ट कर दिया था बाबू? इसको नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, आग लगा दिया था, और यहां पर जितने जो बौद्ध भिक्षु थे सबको मार दिया था। ठीक है, सबको मार दिया था, और यहां पर जो पुस्तकालय था जला दिया था। कहा जाता है कि इसमें इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक ये धू धू करके और जलता रहा था। ठीक है, अब दूसरा बात यहां से यह भी पूछा जाता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी के पहले की ही बात है कि कुमार गुप्त ने तो इसकी स्थापना कर दी, लेकिन बीच में ये थोड़ी चरमरा गई थी। तो इसकी पुनर्स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? इसकी पुनर्स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल के द्वारा इसकी पुनर्स्थापना। ठीक है, इसकी पुनर्स्थापना मतलब कि इसके लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च जो है वो दिए थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पर कुछ और विश्वविद्यालय, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भी काफी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। यही विश्वविद्यालय है जिसमें चाणक्य ने अध्ययन किया था, है ना। चाणक्य ने अध्ययन किया और साथ ही साथ यहाँ के ये गुरुजी भी रहे। ठीक है, अभी वर्तमान में ये उत्तरी पाकिस्तान में अवस्थित है तक्षशिला। ठीक है, और तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1980 में तक्षशिला को भी शामिल किया गया है। सिंधु और झेलम नदी के किनारे पर है। ठीक है, सिंधु तथा झेलम, सिंधु और झेलम नदी के किनारे अवस्थित है ये तक्षशिला। अब बात आ रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल, ठीक है, इसकी स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है बाबू? तो वर्तमान में ये भागलपुर में है। ठीक है, बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको भी 12वीं शताब्दी में यही बेवकूफ बख्तियार खिलजी था जिसने इसको भी नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कहा जा रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। आंसर करना शुरू कर दीजिए, आंसर करना शुरू कर दीजिए बाबू। कहा जा रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है
कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आंसर करना है आप लोगों को। सी कर रहे हैं, सूबी की दुनिया, विकास, अनु, चलिए मृत्युंजय, आदित्य, मैक्सिमम लोगों का सी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही, सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो कर रहे हैं विशाख दत्त, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अब बताइए कि विशाख दत्त तो एक व्यक्ति थे, एक लेखक थे, और उन्होंने वर्णन किया है किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के शासक थे। किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब बात ये आती है कि ये जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ये नाम टाइटल ऐसा क्यों रखा है ना? टाइटल राक्षस जैसा टाइटल क्यों रखा? देखिए, सबसे पहली बात तो मुद्रा राक्षस ये संस्कृत में लिखा हुआ है ना? संस्कृत में लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस नाम इसका इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें वर्णन जो किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और जो कौन सा शासक था? धनानंद, नंद वंश का शासक धनानंद। और धनानंद को लोग राक्षस के जैसा ही समझते थे, काफी क्रूर शासक था। तो इसी का वर्णन किया गया है, इन्हीं लोगों का युद्ध का या संघर्ष का वर्णन है, इसीलिए इसका टाइटल इन्होंने दे दिया मुद्रा राक्षस। राक्षस और चाणक्य की प्रतिद्वंदिता इसमें संकलित की गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने और भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बात करें देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी विशाख दत्त के द्वारा ही की गई है, यह चीज भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे भास की अगर हम बात करें, एक यहां पर भास है। ठीक है, भास है। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे और इन्होंने स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है, इसकी रचना भास के द्वारा की गई। ठीक है, इसकी रचना भास के द्वारा की गई। वही शूद्रक की अगर हम बात करें, शूद्रक की बात करें तो मृच्छकटिकम की रचना, मृच्छकटिकम, हाँ सही है, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा वासव दत्ता की रचना भी इन्होंने ही की है। वासव दत्ता, वासव दत्ता, इसकी रचना भी विशाख दत्त के द्वारा की गई है। अश्वघोष ये बुद्ध चरित के लेखक हैं। ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। ये एक दार्शनिक थे, महाकवि थे, बौद्ध महाकवि थे अश्वघोष। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अंकित, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? आंसर करना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग शेखर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बस ऑप्शन बी जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आराम से आप आंसर कर सकते थे। कैसे? हां, कैसे? जैसा कि आपको पता है, अब थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं। मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की नींव रखी है ना, मौर्य वंश की स्थापना की इन्हीं के द्वारा। चाणक्य की मदद से नंद वंश का नाश करके, नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक कह सकते हैं धनानंद, और धनानंद का वध करके इसके वंशज को खत्म करके और एक नवीन वंश मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये मौर्य शासक, पहले मौर्य शासक ये बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने, देखिए एक पहली घटना तो ये हुई थी कि जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था, उस समय धनानंद शासक था मगध का।
लेकिन सिकंदर वापस चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जल्दी से कमेंट में बताइए, इसका कौन सा सेनापति था जो चाहता था कि भारत में हम विजय प्राप्त करें और भारत पर फिर आक्रमण किया था? लेकिन उस समय शासक बदल गए थे और उस समय शासक हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो था सेल्यूकस निकेटर। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में युद्ध होता है, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, कुछ क्षेत्र वो इनको दे भी देता है, ये कुछ हाथी भी उसको देते हैं। ये कहानी थी, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब होता क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और साम्राज्य का विस्तार करके और चले जाते हैं कर्नाटक तक, है ना। यही तो प्रमाण हम लोगों को मिलता है, कैसे कि जब ये राजगद्दी छोड़ते हैं, ठीक है, इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ भी हुई और नहीं भी हुई, क्योंकि राजगद्दी छोड़ करके अपने पुत्र बिंदुसार के लिए और दक्षिण में कर्नाटक में चले जाते हैं। कहां जाते हैं? श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला, है ना, श्रवणबेलगोला में ये चले जाते हैं। और चूंकि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जैन विधि जिसका नाम है संलेखना, ठीक है, इसको संलेखना विधि कहते हैं, जिसमें भूख प्यास से अपने शरीर का लोग त्याग कर देते हैं और वहां पर संलेखना विधि से अपने शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया था। यही सब प्रमाण हम लोगों को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रशासन, उनका राज्य दक्षिण में, दक्कन में, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला तक था। आराम से ये चीज भी याद था तो आराम से आप चंद्रगुप्त मौर्य आंसर कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि चंद्रगुप्त, हाँ बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य कितनी वर्ष की आयु में शासक बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य कितनी वर्ष की आयु में शासक बने थे? मात्र और मात्र 25 वर्ष की आयु में ये शासक बन जाते हैं, मात्र और मात्र 25 वर्ष की आयु में। और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म इन्होंने अपनाया था। पहली बात ये याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। जस्टिन एक लेखक थे, यूनानी लेखक, उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की बड़ी सेना थी और उन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। यह सब कहानी आप लोगों को याद रखना है। वहीं हम बात करें बिंदुसार की, ठीक है, वहीं हम बात करें बिंदुसार की, तो चंद्रगुप्त के ये पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार ने वैसा कुछ किया नहीं, ठीक है। 297 से 273 तक इन्होंने, 297 से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था बिंदुसार ने, ठीक है। चाणक्य बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे और बिंदुसार के समय में इसका पुत्र जिसका नाम था अशोक, ये उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अशोक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक 268 से 232 तक शासन करता है, 268 से 232 तक ये शासन करता है अशोक। अशोक के बारे में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार अशोक के समय में ही हुआ था, क्योंकि इसने बड़े बड़े युद्ध भी किए थे। अशोक के समय में राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। वैसे इनके समय में भी, इन दोनों के समय में भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी, ठीक है। तो अशोक सबसे महान शासक हुआ मौर्य वंश का। वैसे तो शुरू में ये क्रूर ही था एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन बाद में ये दयालु शासक बन गया था। आप लोगों को बताना है कि जब ये सिंहासन ग्रहण करता है उसके कितने दिन के बाद ये कलिंग युद्ध करता है, और सबसे बड़ा युद्ध था इसका, जिसके बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है और युद्ध नीति को ये त्याग देता है। जल्दी से कमेंट में बताइए कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कैवें वर्ष में इसने कलिंग युद्ध किया था? बताइए फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। यस, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था इसने, ठीक है। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग युद्ध इसने किया था। लेकिन राज्याभिषेक के कैवें वर्ष में किया था बाबू? तो 8वें वर्ष में किया था, ठीक है, 8वें वर्ष में इसने किया था। इसके बारे में पता किससे चलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से, ठीक है। किससे पता चलता है? 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख से इसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। कुणाल जो था ये अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र और उत्तराधिकारी भी था ये, ठीक है। कुणाल अशोक और उनकी पत्नी पद्मावती का पुत्र था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, कहा जा रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई? वत्स
पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर में। वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर कश्मीर में? कल भी तो बताया था ना, कल भी बताया था, है ना। इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र में किसके समय में हुआ था बाबू? अशोक के समय में हुआ था, है ना। अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इनमें से किसमें है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या दोनों? अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में। आंसर करना शुरू कर दीजिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। आंसर कीजिए, थोड़ा सा लाइक को भी बढ़ाते जाइए। देखिए, इसका सही जो आंसर होगा वह होगा इंडिका। ठीक है, इंडिका ज्यादा सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, इंडिका। अब बताइए कि इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक कौन हैं बताइए? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। अब यह बताना है कमेंट में कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था बाबू? जल्दी से कमेंट में बताइए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? ये सेलुकस निकेटर का। ठीक है, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने भारत में आकर के पाटलिपुत्र का सारा कुछ देख करके और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका। अब यह बताना है कि इसने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? बताइए कमेंट में। पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है इस पुस्तक में इसने? आंसर कीजिए, कमेंट में बताते जाइएगा आप लोग। लिपि, आपका वीडियो लेट चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया शेखर, बहुत बढ़िया। पोलीब्रोथा कहा है ना। पोलीब्रोथा कहा है। इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब ये बताइए कि पोलीब्रोथा का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक शब्द है पोलीब्रोथा, और इसका मतलब होता है फाटकों का शहर। ठीक है, फाटकों का शहर, पोलीब्रोथा। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? ये इकोनॉमिक नहीं होगा, यहां गलत है। अर्थशास्त्र ही होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? चाणक्य के द्वारा, है ना। चाणक्य, या इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। कभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। आंसर कीजिए। कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि किस क्वेश्चन नंबर का आप आंसर दे रहे हैं। बताइए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, इसका सही आंसर होगा प्राकृत। ठीक है,
ऑप्शन बी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषा में मिलते हैं, प्राकृत, यूनानी, आरामाइक, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा ये बताइए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, यह बताना है आप लोगों को कमेंट में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बताइए। जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, इसकी एक लिपि है खरोष्ठी, बताइए तो कि ये किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी। और पाकिस्तान में मैक्सिमम जो शिलालेख अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखे हुए मिले हैं। यस, ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब कि राइट टू लेफ्ट हुआ ना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। वहीं ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी, ये लेफ्ट टू राइट जैसे अभी हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। निम्न में बिहार की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? बिहार की सर्वोच्च चोटी इनमें से कौन सी है, बताइए। कहा जा रहा है कि निम्न में बिहार की कौन सी सर्वोच्च चोटी है? कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिएगा। अभी बहुत सारे क्लासेस टीचर्स का आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सोमेश्वर। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला कहाँ है बाबू? देखिए, कल भी शायद हमने चर्चा किया था कि मान लिया कि यह है अपना बिहार, ठीक है, अपना प्यारा बिहार, ठीक है, यह है गंगा नदी। तो बिहार में यहां पर जैसा कि आपको पता है कि चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण, और यहां से शिवालिक रेंज ऐसे गुजरता है, ठीक है, तो थोड़ा सा चंपारण से होकर के और ऐसे गुजरता है। तो शिवालिक रेंज में ही यहीं पर है सोमेश्वर, ठीक है, यहीं पर है सोमेश्वर, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी याद रखना है कि ये शिवालिक किसका हिस्सा है बाबू? हिमालय का, ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय का अगर हिस्सा है तो ऊंचाई होगा ही, ट्रिक से याद रखना है, ठीक है, ऊंचा होगा ही। तो सोमेश्वर जो कि यहाँ है पश्चिमी चंपारण में, इसी का हिस्सा है, सबसे ऊंची है, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 4 से 6 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर सोमेश्वर की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 4 से 6 किलोमीटर औसतन इसकी चौड़ाई है। जबकि अगर आपसे पूछे कि ऊंचाई इसकी औसतन बताइए, अगर औसतन पूछे तो कुछ और लिखेंगे आप, और एग्जैक्ट पूछे तो कुछ और लिखेंगे। औसतन 450 मीटर है बाबू, ठीक है, 450 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। लेकिन एग्जैक्ट ऊंचाई की अगर बात करें, ठीक है, एग्जैक्ट ऊंचाई की अगर हमसे पूछे तो सोमेश्वर किला जो कि 865 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 865 मीटर ऊंचा है। तो दोनों ऊंचाई को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कहां गया, कैमूर हिल्स की, तो कैमूर यहां पर है, कल भी चर्चा किया था, है ना, यहां पर है कैमूर। तो कैमूर हिल्स जो है यहां पर कौन सी पहाड़ी है? विंध्यन क्रम, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान यहां पर मिलती है, विंध्यन क्रम की चट्टान यहां पर मिलती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों से हमें क्या मिलता है? तो चूना पत्थर मिलता है ना, चूना पत्थर मिलता है। और यह किसका कच्चा माल होता है? सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट का कच्चा माल होता है ये, ठीक है। बाकी खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
यहां पर पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, कहा जा रहा है बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 180 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। आंसर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, शिवम सर भी क्लास लेंगे, बिल्कुल 10 बजे क्लास होगा उनका, 10 बजे शिवम सर का क्लास होगा। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है बताइए। ये सब में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। औसतन अगर देखा जाए तो वर्षा 127 सेंटीमीटर। अगर ये आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है ना, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, किस जिले में? किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा। किशनगंज से कुछ फैक्ट जान लीजिए। किशनगंज आज ही पढ़ा रहा था, किशनगंज ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किशनगंज नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है, और किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है, सीमा साझा करता है। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। किशनगंज में सबसे ज्यादा चाय की खेती, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहां पर होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है, किशनगंज में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। सबसे कम बारिश कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे कम वर्षा बताइए तो कमेंट में। जो कर रहे हैं सबसे कम औरंगाबाद, वो गलत कर रहे हैं। पहले औरंगाबाद में होता था, अभी न्यू डेट आया है उसमें कहा गया है कि अरवल में कम होता है, ठीक है, अरवल, ठीक है, अरवल में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है, यह बताना है। सेशन को लगातार शेयर और लाइक करते जाइएगा आप लोग। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? किशनगंज की, जमुई की, मुंगेर की या फिर लखीसराय की? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई, ठीक है। अब देखिए जमुई से एक क्वेश्चन याद रखना है, बन सकता है। सर्वाधिक सोने का भंडार यहां मिला है, ठीक है, सोने का भंडार, सोने का भंडार जमुई में ही मिला है, ठीक है, जमुई में, दक्षिण बिहार में है यह जमुई। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में अभी हमने देखा, ठीक है, तो यह चीज याद रखना है जमुई के बारे में। बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? आंसर कीजिए। आइडिया नहीं है? ओके, देखिए इसका आंसर है महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। यस, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है कहां? बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में, गया में, शेखपुरा में, जमुई में? बिहार में डोलोमाइट कहां पाया जाता है? रोहतास में, गया में, शेखपुरा में या फिर जमुई में? देखिए जो भी लोग ए कर रहे हैं रोहतास, ये बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और रोहतास में चूना पत्थर भी पाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर भी। रोहतास किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए। यहीं पर डालमिया नगर,
डालमिया नगर सीमेंट प्लांट यहीं पर था, ठीक है, यहीं पर था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? जैसा कि आपको पता है कि उर्दू दूसरी राजभाषा है बिहार की, है ना। अब कहा जा रहा है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 में, 1985 में, 1989 में, 1992 में। आंसर करना शुरू कर दीजिए। देखिए बाबू, इसका सही आंसर होगा वर्ष 1980 में। अगर आप ऑप्शन ए कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके क्लिक करके और ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।